नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये मैसेज आ रहे थे कि सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी बताइए, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी साइकोलॉजी की, उसमें मैंने ज़्यादा फोकस फर्स्ट ग्रेड पे किया था, तो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस वाले सभी का ये मैसेज आ रहा था कि साइकोलॉजी की वीडियो सेकंड ग्रेड के लिए अलग से बनाइए, रीट मेंस के लिए अलग बनाइए। तो रीट मेंस के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी सेकंड ग्रेड का रीट मेंस और वैसे सेकंड ग्रेड में लगभग सेम सा ही है, लेकिन अब अगर इसमें आपको कुछ सिमिलर लगता है तो ये भी आपके काम आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस को ही हाथ में, क्योंकि ये मेरे किताब पे ही चिपका हुआ है, तो इसके अनुसार ही बताऊंगी कि सेकंड ग्रेड में कैसे कैसे साइकोलॉजी को पढ़ना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं साइकोलॉजी। तो मैंने मेरा बताऊं तो मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया था अपना कि मैंने धीर सिंह जी वाली बुक और मैंने वंदना जादौन मैम की बुक रीट में पढ़ी थी। रीट में मैंने धीर सिंह जी वाली बुक पढ़ी थी और वंदना जादौन मैम की थी, और दोनों के ही किताब को रख कर मैंने नोट्स बनाए थे। मेरे 2-2.5 रजिस्टर हो गया था, तो मैंने इन दोनों को मिला के नोट्स बनाए थे। क्योंकि जब मैं सर की ये वाली किताब लाई थी तो मुझे शुरू में ये समझ में नहीं आती थी, तो फिर मैंने पहले वंदना जादौन मैम की बुक को पढ़ा, फिर मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे ये अच्छे से समझ में आ गई। और तीनों ग्रेड में फिर मैंने इसी को ही पढ़ा, रजिस्टर को और इस बुक को ही देखा है। तो फिर मैंने अपने नोट्स बना लिए थे और फिर बाद में तो मैंने नोट्स अपने पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या है साइकोलॉजी का। तो सबसे पहले देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान है। कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और निहितार्थ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उसका योगदान। तो पहले ही यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से ही आपको पढ़ना है और इसमें ये सब कुछ आ जाएगा। जब आप पहले देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि जितने भी पुराने पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, देखो अलग अलग ग्रेड का अलग अलग एक वो होता है, लेवल होता है कि सबका किसी में बहुत, जैसे फर्स्ट ग्रेड में है उसमें थोड़ा अलग पूछने का पैटर्न है, रीट मेंस में थोड़ा अलग होता है, सेकंड ग्रेड में थोड़ा अलग होता है। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके पेपर आपके टेबल पे होने चाहिए, सबके पेपर टोटल। मैंने तो यहाँ तक कि सीटेट के पेपर भी लिए थे कि सीटेट जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता तो मैं सबके देखती थी और अपने पे बिना देखे करती थी, फिर उनके आंसर की आती थी, मिलाती थी कि मेरे कितने सही हुए हैं। ऐसे ही मैंने जैसे सेकंड ग्रेड में पेपर मेरे पास थे भी बहुत सारे, साइट से मैंने सारे पेपर डाउनलोड किए 10-15, और फिर मैं खुद करती थी पेज में, और फिर जब उनके आंसर के अलग से डाउनलोड करके उससे मिलान करती थी कि मेरे कितने सही हुए, और जहाँ गलत हुआ वो टॉपिक कौन सा है उसको तुरंत उसी वक्त वापस पढ़ना है कि कैसे गलत कैसे हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए आपका। इससे क्या थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ आ भी रहा है, ऐसा नहीं है पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। सारी की सारी बुक किसी को भी याद नहीं होती, वो जब आप पेपर करेंगे तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। अभी आपके पास टाइम भी है तो इतना घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर 2 महीने भी लग रहे हैं साइकोलॉजी को तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दे दीजिए 2 महीने। लेकिन जब फिर आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने जब रजिस्टर बनाए थे तो मुझे बहुत टाइम लग गया था रजिस्टर बनाने में, लेकिन फिर मेरा लास्ट में ऐसा हो गया था कि 2 दिन में साइकोलॉजी कंप्लीट, और लास्ट के एग्ज़ाम के 10-15 दिन में तो ऐसा था कि मैं 4-4 घंटे में दोनों रजिस्टर कंप्लीट कर देती थी। तो एक बार मेहनत होती है, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी जो आपके सेल्फ नोट्स हैं। और नोट्स नहीं बन रहे तो हाइलाइटर लेके बुक में हाईलाइट कर लीजिए। मैंने शुरू में तो बुक में ही किया था, बाद में इसमें से ही उतारा था उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ वगैरह आपको पढ़ना है। उसके बाद में मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ ये तो पढ़ना ही है थोड़ी बहुत, और 1-2 परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो याद कर ली। परिभाषाओं को ऐसे याद रखना चाहिए कि कीवर्ड बना लीजिए। जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट का परिभाषा दी है, उसके साथ उस परिभाषा में एक एक शब्द का कीवर्ड बना लीजिए, तो वो क्या ट्रिक हो जाती है। इसकी तो खैर इसमें तो इतनी कोई परिभाषा आती नहीं है, लेकिन आगे जैसे अभिप्रेरणा में है, इनमें 2-4 परिभाषाएं आती हैं, विकास में, तो उनको आप मैं बताऊंगी कीवर्ड बना लेना, तो उससे क्या जल्दी याद हो जाता है। फिर देखिए संरचना, ये संप्रदाय याद करने, क्योंकि इन्हीं के बारे में बोल रहा है वो, मुख्य मनोवैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा। तो ये आपको गेस्टॉल्टवाद, व्यवहारवाद, संरचनात्मकवाद, ये तो याद भी होंगे, प्रकार्यवाद, ये तो याद ही करने हैं सबको। प्रेरक संप्रदाय सारे याद कर लेना। वैसे याद इनमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरी इनकी राम कहानी पढ़नी है, इनके मेन 1-1, 2-2, 4-4 चीज़ें हैं वो लिख लेना, कुछ भी नहीं है और इसमें। और बाकी अपन आगे सारे पढ़ेंगे इसमें, जैसे मैकडूगल यहाँ दे रखा है, मैकडूगल आगे पढ़ेंगे, मैस्लो यहाँ है, कार्ल रोजर्स यहाँ है, आगे भी पढ़ेंगे। अब ये देखिए फ्रायड, ये है, फ्रायड को बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे।
सारे वही हैं। वाटसन को खूब पढ़ेंगे आगे जाके, गेस्टल्टवादियों को सारों को आप गेस्टल्टवाद में पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये अलग अभी अलग लगेंगे, बाद में सर विलियम जेम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया सीखना। फिर ये अधिगम हो गया, इसका अर्थ प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के निहितार्थ, सीखने के स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और संरचनावादी शिक्षण, ये सारा अधिगम हो गया। अधिगम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट आएगा। अधिगम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अधिगम में देखिए ये अधिगम है। अधिगम में परिभाषाएं भी आती हैं शुरू में, तो अधिगम को ये तो सब पढ़ना ही है। वुडवर्थ ने सीखना विकास की प्रक्रिया, ये तो आपको पता ही है। वर्थ होते ही इंसान के विकास शुरू हो जाता है, सीखना विकास की प्रोसेस हो जाता है। वर्थ जैसे ही होता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्रो एंड क्रोन ने 2 बातें कही थी, आदत और ज्ञान। 2 बातें थी, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। 2 बातें हैं, क्रो एंड क्रो, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। गेट्स ने कहा था, ये खुद गेट्स था, ग्रेट था, तो इसने प्रशिक्षण और अनुभव पे बल दिया था। हम भी खुद भी कहते हैं कोई भी बात हो तो भाई किससे सीखता है इंसान, प्रशिक्षण से और अनुभव से। तो ये ग्रेट था, इसने ग्रेट बातें बोल दी। स्किनर ने कहा उन्नत अर्जन और उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है, मतलब व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। इसकी इनमें से ऐसे हम तो ऐसे ट्रिक बना लेते थे कि स्किनर है तो उत्तरोत्तर सामंजस्य बिठाता है, अपनी स्किन है सामंजस्य बिठाती है, कहीं भी जाते हैं हम एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। गिलफर्ड ने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, 5 की 5 परिभाषाएं याद ही करनी है, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। एक क्रॉनबैक की भी करनी चाहिए, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, बस बाकियों को कोई जरूरत नहीं है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, गेस्टल्टवादी संपूर्ण को लेकर चलता है, और हार्मिक वाला अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है, हार्मिक वाला, ठीक है। और फील्ड का तो अपन को पता ही है, कूट लेविन था। प्रयत्न और भूल का अधिगम थॉर्नडाइक था। फिर ये हो गया अधिगम की प्रक्रिया होगी, ड्राइव होगी, ये सारे याद रखने हैं। अधिगम के सोपान याद रखने हैं पूरे। अधिगम के प्रतिफल इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम के प्रतिफल अलग से भी इसमें बताया हुआ है, कहाँ मैंने देखा तो था अभी। सीखने के प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, सीखने के निहितार्थ, सीखने के प्रतिफल, स्थानांतरण, सीखने का याद करना है। ये तो टॉपिक बहुत है। देखिए अधिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया, विकास हो गया, 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनको तो आपको घोट के पी लेना है, इनको आपको डेप्थ में पढ़ना है ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजी में तो ये है कि आप जितना अच्छी तरह, और मेरा ये मानना है साइकोलॉजी में, मेरा ये अनुभव बता रही हूँ मैं, आप साइकोलॉजी हमेशा सुबह के टाइम पढ़िए। आपको आदत नहीं, आदत डालिए 5 से 7। मुझे तो ऐसी आदत थी कि मैं एग्ज़ाम के जब 3 महीने बचे थे तो मैं 3 बजे उठती थी, लेकिन वैसे नॉर्मली 5 से 7, 5 से 7:30 तो साइकोलॉजी ही होती थी। साइकोलॉजी को हमेशा सुबह पढ़िए, बहुत अच्छे से याद होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इतना दिक्कत आती सुबह पढ़ने से, क्योंकि दिन में तो क्या पूरे दिन का हमारा दिमाग थक जाता है, तो इतनी अच्छी तरह याद नहीं हो पाती। तो सुबह सुबह पढ़िए। देखो अधिगम के फिर हमको सिद्धांत याद करें, रॉबर्ट गैने का सिद्धांत, मैं मेरा दिखाती हूँ आपको रजिस्टर। ये अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा देखिए, क्रैच और क्रच फील्ड की अभिप्रेरणा, क्रैच कच कच कर रहा है तो क्यों का उत्तर, इनको प्रश्न जानना है तो क्यों पूछ रहा है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग स्किनर ने कहा था, गुण ने अच्छी अच्छी बातें करी थी, प्रारंभ करने, उसे जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति अभिप्रेरणा है। वुडवर्थ ने निश्चित व्यवहार बताया था, मैकडूगल के लिए प्रेरणा दी थी। ऐसे मैंने तो खैर अभिप्रेरणा की विशेषता हो गई, अभिप्रेरणा के स्रोत हो गए, नीड हो गई, ड्राइव हो गया, इंसेंटिव हो गया। और डेसी ने इसको, अब देखिए यहाँ पर ये भी है, डेसी ने इसमें सी और जोड़ दिया था, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक चक्र और जोड़ दिया था। अभिप्रेरणा के वर्गीकरण मैंने तो बुक से ही बनाए थे, ये वंदना जादौन मैम की, और फिर इसमें बाद में धीर सिंह जी सर की जोड़ दी थी। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात अर्जित याद रख लेना, मैस्लो के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, गैरेट के अनुसार। अभिप्रेरणा के प्रकार, सकारात्मक, धनात्मक, नकारात्मक, ऋणात्मक। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मूल्यवृत्तात्मक सिद्धांत, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 14 थे। मूल प्रवृत्ति, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का था। देखिए संतुलन, स्थैर्य और सिद्धांत, ये चैपलिन, कॉफर और एप्पल का ही बहुत बार पूछा गया है। मुरे ने द्विसदनात्मक दिया था, विरोधी प्रक्रिया का, आवश्यकता पदानुक्रम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा को प्रेरित करने वाले उपाय। गिलफ्रेड ने प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग, कृत्रिम केंद्रित संवेग, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अब मैंने ऐसे याद किया था, प्रत्याशा और नताशा, इसको तो प्रत्याशा को नताशा बना दिया और एच वरुण को वरुण धवन बना दिया था, ऐसे याद किया था, नताशा और वरुण, मतलब अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा और वरुण,
मतलब अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत वरुण ने दिया था, निष्पादन सिद्धांत पोर्टर और लॉलर ने दिया था। आप खुद अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए, किसी को बतानी थोड़ी हमको याद करनी है बस। ये देखिए सिद्धांत, ये था अधिगम का सिद्धांत, अधिगम टॉलमैन के चिन्हपूर्ण आकार प्रतीत सिद्धांत, गुथरी का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ये फिर कहीं से कुछ अलग लगा था, शायद किसी पेपर में आया हुआ था ये एग्ज़ाम में, तो फिर इसको अलग से मैंने बाद में लिख के चिपका लिया। तो ऐसे करिए आप, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, सिलेबस हाथ में रखिए। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है, बहुत। देखिए अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नता तो ऐसा टॉपिक है कि इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर आपने इस पर जोर दिया तो। लेकिन जो कठिन है वहाँ बता रही हूँ, विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व और अधिगम। कहाँ गया? ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, 4। इसको तो चलो रहने दो, ये तो अभिप्रेरणा तो फिर भी सरल सा आ जाता है। इस पे तो आपको विशेष ही ध्यान देना है, बहुत ही ज़्यादा वाला, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी, ये विकास नहीं है, विकास ये है, इसमें तो ये है संप्रति, ये तो ईजी है, ये तो हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 टॉपिक, 1 2 3 4, अधिगम, विकास, व्यक्तित्व और बुद्धि। 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, और फिर पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। बाकी सारे ये हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, अभिप्रेरणा भी हो जाता है। और लेकिन ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, इन पर आपको बहुत 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 ध्यान देना है, और फिर पढ़ के आपको प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी सेकंड ग्रेड के अलग से भी मिलते होंगे, जितने भी पेपर हुए हैं उनके कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कोई भी अपन राइटर के अकॉर्डिंग चले तो वो चेंज करते हैं, कोई भी नहीं करते। जो पेपर आया है वही तो देंगे, तो कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, और फिर उसको ला के प्रैक्टिस कीजिए। आप तो एक तो जैसे आपको आइडिया आ जाएगा, अधिगम पढ़ने बैठते हैं तो एक बार आप पहले अधिगम के क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे कैसे आए हैं, आंसर किसी का मत देखिए, फिर आप अधिगम पढ़ने बैठिए, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। एक बार में किसी को याद नहीं होता, 2 से 3 बार साइकोलॉजी पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठना शुरू होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जितना टाइम चाहिए सेकंड ग्रेड को, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए। मेरे पास प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट ग्रेड के तो थे ही, बाकी मैंने साइड से सेकंड ग्रेड के पेपर लिए थे, और ये मेरे पास धीर सिंह जी वाली बुक भी थी, तो मैंने इसमें से भी निकाले थे। देखिए ये वाला पेपर फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, इतना कठिन आया था कि इसमें मेरे मात्र 14 क्वेश्चन सही हुए थे, तो फिर मैंने इसको लिख लिया सारे को, यहीं लगा लिया। अब इसमें देखिए अधिगम के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, बुद्धि के, समायोजन के सारे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के, ये आपको फिर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई सेकंड ग्रेड की ही मिल जाती है, मान लो पूरी सेकंड ग्रेड की ही जितने भी पेपर आए हुए हैं वो, तो वो द बेस्ट है, उसको ले लीजिए। और थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी के साथ साथ और एक अलग अलग भी बता देंगे एक वीडियो में आपको कि कैसे बुद्धि में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। व्यक्तित्व में आप कमेंट करना अगर आपको ऐसा भी कुछ वीडियो चाहिए तो, जिसमें हम अधिगम, बुद्धि, विकास, इनकी अलग अलग बातें भी कर सकते हैं एक वीडियो में। तो बस यही था कि आप लोगों ने बार बार पूछ रहे थे, तो मेरे तो यही था, मैंने तो 3 रजिस्टर बनाए थे ये। और जैसे बुद्धि है, बुद्धि में परीक्षण बहुत ज़रूरी है, सारे परीक्षण याद करने हैं आपको। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया, तो वो लगभग यहीं से पूछता है सारा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये क्या जैसे जैसे एग्ज़ाम में आते थे वैसे वैसे मैं यहाँ लिख लेती थी। ये था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ऐसे करिए कि जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं तो हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलिए। जैसे हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आप उसी उसको पढ़िए, ऐसे हाईलाइट कर लीजिए और फिर बाद में उसी उसको पढ़ना, बाकी को पढ़ना नहीं है। और आप कमेंट कर देना बुद्धि पे, व्यक्तित्व पे, विकास पे और अधिगम पे, इन पे 4 पे अपन टॉपिक पे एक एक वैसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम एक वीडियो में सारा आप समरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाना, इतनी यहाँ तक पहुँचे हो तो, ठीक है। और आगे आपको फिर किस सब्जेक्ट में कौन सी दिक्कत हो रही है एसएसटी के सब्जेक्ट्स में, तो उनके बारे में बताना। एक वीडियो वैसे बना देंगे कि कैसे कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या ऑब्जेक्टिव करने हैं कहाँ से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।